बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की, बहाली और ग्रोथ के लिए अहम आज ऐलानात किए हैं। वो एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रीज़ की बड़ी ख़ुसूसी नशिस्त से खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि सनतों के लिए जो बिजली का टैरिफ है वो ₹4.04 फ़ी यूनिट कमी का इन्होंने ऐलान किया। जो व्हीलिंग चार्जेस हैं वो भी 9% उसमें कमी लाई गई है और जो इसके साथ साथ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है उसको 7.5 से कम करके 4.5 कर दिया गया है। इसके साथ जो ज़बरदस्त किस्म के हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको अवार्ड्स दिए गए, उनको इंसेंटिव के तौर पे ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान किया। आज की जो तकरीब हुई इससे वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिताब के हमने कुछ हिस्से आपके लिए मुंतखब किए हैं जो अहम ऐलानात पर मबनी है। आइए आपके सामने रखते हैं। इंडस्ट्री के लिए टैरिफ है उसमें ₹4.04 कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूँ वो ₹9 से कम होगी इंशाअल्लाह। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है पाकिस्तान के बैंकों की भरपूर मावनत से फॉर एक्सपोर्टर्स इसमें 7.5% से मजीद कमी करके 4.5% में हम लेके आ रहे हैं। ये ऐलानात हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़बानी आपके सामने रख दिए। इसके हमारी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब बहुत सी बहस हो रही है कि हमने डिफ़ॉल्ट से अपने आप को बचा लिया, अब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये भी कहना था कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि साज़गार माहौल फराहम करना है। इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और दूसरे हिस्से में हम जो फॉरेन फ्रंट पे ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी है उसका भी अहाता करेंगे। अगरचे आज जो अमेरिकी सदर का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सोच रहे हैं कि ईरान के साथ दोबारा इंगेज किया जाए। अगरचे अमेरिकी बैरी बेड़ा जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक चांस वो टॉक्स को देना चाहेंगे। इसके अलावा जो ईरान के वजीर खारजा हैं इराकची साहब, वो तुर्की में मौजूद हैं और तुर्की के सदर से उनकी मुलाकात हुई है। बड़ा अहम इशू, और हमारे लिए इसलिए ज्यादा अहम इशू है कि हमारा ईरान के साथ बॉर्डर है। वहां पर अगर किसी किस्म की भी कोई मुहिम जो ही होती है उसके बिल वास्ता तौर पर और बिला वास्ता तौर पर पाकिस्तान पर असरात मुरतब होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो नुमाइंदा शख्सियात में से शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है समर हारून बिलोर साहबा ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम सच में वक्त देने का। मुझे ज्वाइन किया मिर्जा अख्तियार बेग साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, कायमा कमेटी बराए फाइनेंस और कॉमर्स के आप रुकन है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, आप चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के, जो आज की तकरीब में मौजूद थे। और कल जो अहम भी तकरीब हुई PIA की हैंडओवर के हवाले से उसमें भी आप मौजूद थे क्योंकि आपके लेड कंसोर्शियम को मिला है। और मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने, आप पाकिस्तान के मायानाज इक्तिसादी तजियाकार हैं। तमाम मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से आरिफ हबीब साहब जो तकरीब में मौजूद थे उनसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आरिफ हबीब साहब, आज की तकरीब में नशिस्त में आप मौजूद थे, बताइएगा ये जो ऐलानात हमने अपने व्यूअर्स को सुनाए हैं इसके क्या इम्पैक्ट होंगे पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे, पाकिस्तान की कॉमर्स पे ओवरऑल, और इन पर्टिकुलर जो हम एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी की बात करते हैं। आरिफ हबीब साहब देखिए, हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो ये शिकायत करते रहे हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है और उसके वजह से उनका एक कॉम्पिटिटिव एज जो है वो नहीं बनता और उनको बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं जी। अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली मार्केट करना। तो उसके पेश नज़र आई थिंक बहुत सारी डिमांड्स हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, टैक्सेस को कम करने की, लेकिन एक सबसे बड़ी जो डिमांड रहती है वो एनर्जी की कॉस्ट को कम करना है। तो आज जो है वो एक बड़ी खुशहाल बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो तमाम एक्सपोर्टर्स को वहाँ इनवाइट किया था, जो लीडिंग एक्सपोर्टर्स थे उनको अवार्ड्स भी दिए और उस जो है मीटिंग के अंदर उन्होंने इसका ऐलान किया कि ₹4.04 जो है वो कमर्शियल टैरिफ जो है वो कम किया जाएगा। तो उससे मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे मुल्क में कम होगी और ये कम होगी तो आई थिंक उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगी तो इसमें मज़ीद जो है वो कमी का जो है वो केस बनेगा। तो आई थिंक ये तो एक बहुत खुशहाल बात है। इसी तरह हमारे जो बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास एक सरप्लस
जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो अक्सर गवर्नमेंट जो है वो ये बात करती रही है कि हम जो है ये इलेक्ट्रिसिटी की फ्री मार्केट की तरफ जो है वो बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है वो जो सबसे बड़ा इशू और जो प्रॉब्लम है वो ये व्हीलिंग चार्जेस का रहता था। तो व्हीलिंग चार्जेस जो है वो अभी कम करके जो है वो 8.5-9 रुपए के करीब जो है वो किया गया है, जो खुशाइंद बात है। लेकिन इसमें मजीद कमी की ज़रूरत है अगर हम ये चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के पास जो सरप्लस बिजली है वो अपनी प्राइवेट सेक्टर को जो है उसको बेच सके। तो लेकिन एनी हाउ इसमें जो है वो कुछ कमी हुई है, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि मजीद गवर्नमेंट को जो है वो रिव्यू करना चाहिए। तीसरा जो है वो ये है कि एक्सपोर्टर्स की जो रीफाइनेंस स्कीम थी उसको भी जो है वो कर दिया गया था कि 7.5% थी, उसको 3% से कम करके 4.5% जो है वो किया गया है। तो आई थिंक उसमें जो फाइनेंशियल कॉस्ट है हमारे एक्सपोर्टर्स की उसमें कमी वाक़ई होगी। तो ये डेफिनेटली ये जो इकदाम किए गए हैं ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा एंड पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट में कुछ कॉम्पिटिटिवनेस को जो है वो बढ़ाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात जो प्राइम मिनिस्टर ने जो है की है कि उन्होंने जो है वो एमडी आईएमएफ के साथ जो है वो एंगेजमेंट की है जी अभी रिसेंटली, और डेवॉस में। उसके अंदर वो मजीद जो है वो इकदामात के लिए जो है वो उनसे बातें हुई हैं, और उनसे बातें हुई हैं जिसमें जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करना 29% से 27% करना, और सुपर टैक्स को जो है ख़त्म करना जो 10% है, फिर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को ख़त्म करना, जनरल सेल्स टैक्स जीएसटी को जो है वो 18 से 15% करना। ये सारे प्रपोजल जो है वो उन्होंने रखे हैं सामने आईएमएफ के साथ, और आईएमएफ की मैं समझता हूँ कि वो एमडी टीम भेजेंगी और वो टीम फिर जो है पाकिस्तानी टीम के साथ जो है उसको डिस्कस करेगी, और उसमें उम्मीद की जाती है कि अगले बजट में इस सिलसिले में कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो आएंगी। और ऐसा हो गया तो फिर ये पाकिस्तान के जो जितने जो कंप्लेंट्स हैं, हमारी कंप्लेंट्स है हाई एनर्जी रेट, हाई इंटरेस्ट रेट और हमारे हाई टैक्सेशन रेट, तो ये टैक्सेशन कम हो जाएंगे तो उससे जो है ये आई थिंक 12% की कमी आ जाएगी, और 12-13% की जो कमी है वो एक सब्सटेंशियल होगी, जिससे आई थिंक मुल्क में जो है वो इन्वेस्टमेंट को फ़रोग मिलेगा, और रोज़गार जो है उसमें जो लोगों की कंप्लेन है कि रोज़गार जो है वो की कमी है, लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो फिर ये है कि जब इंडस्ट्री फले फूलेगी और एक्टिव होगी तो फिर रोज़गार के मौके जो है वो पाकिस्तान में बढ़ेंगे, और न सिर्फ नए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके वेजेस में भी इजाफे के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ये तो एक होपफुल सूरत हाल जो है वो इंशाल्लाह पैदा होगी। पॉलिसी रिव्यू भी दोबारा लौट के मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा। समर बिलोर साहबा मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है हुकूमत की ये काविश है कि साल 2026 में हम मुआशी तरक्की करें, सियासी इस्तेकाम हासिल करें, फॉरेन फ्रंट पे 2025 में हमने कामयाबी हासिल की, उसकी दुनिया मोतरफ है, डिफ़ॉल्ट से हम बच गए। आप समझते हैं दीज आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, और इसके जो मुमकिन समरात हैं जो इसकी तरफ आरिफ हबीब साहब ने इशारा किया, उससे पाकिस्तान की जो एक आम आदमी की मुआशी हालत है उसमें भी वाज़ेह तब्दीली आएगी? बिल्कुल जी, आई थिंक ये काफ़ी स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन है। इस जो आज की एक तारीखी इकदाम हुए हैं जी इससे पहले आरिफ हबीब साहब की कंसोर्शियम के साथ मिलके जो एक बहुत बड़ी हमने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, कब से फंसा हुआ एक काम, बहुत मुश्किल एक काम, कल हमारी स्टैंडिंग कमेटी भी थी प्राइवेटाइजेशन पे जिस पे इस पे काफ़ी डिटेल में हर एक शिक पे बहस हुई, लेकिन द टेक अवे फैक्टर इज़ के हुकूमत को अपनी किटी में कुछ पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन हुकूमत का एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक ब्लीडिंग जो हर साल होती थी वो कट रही है। वो भी देखिए इट्स सारा वो बजट होता है ना, जहाँ से हम बचा सकेंगे किसी और जगह पे लगा सकते हैं, अपने बच्चों पे, अपनी स्कूलों पे, अपनी तालीम पे। आज के जो इकदाम है ये प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जो 2030 तक का विजन है कि हम 2030 तक $100 बिलियन तक अपनी एक्सपोर्ट टारगेट को लेके जाएं। एम्बिशियस टारगेट है, अचीवेबल है। देखिए जी, वी विल ट्राई। आज गौहर एजाज साहब का एक ट्वीट से एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ना चाहती हूँ।
So he says Pakistan has the potential to export goods and services worth USD 100 billion by 2030, provided the government handholds the industry and takes timely decisions to reduce the cost of doing business and make it competitive. हैंड होल्डिंग की बात कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग जरूरी है और हैंड होल्डिंग इंशाल्लाह होगी। बहुत बड़े बड़े इकदाम आज हुए जो आई थिंक देरीना हमारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे जो बड़े जो लोग हैं, जो सनतकार हैं, जो हमारी इकोनॉमी को शेप करते हैं, उनके डिसीजंस हमारी इकोनॉमी का रुख बदल देते हैं। तो उनके साथ मिल बैठ के ये बात हुई और जहाँ जहाँ होगा टफ डिसीजंस विल बी टेकन, ताकि और आई एम श्योर जो हमारे ये भाई बहन हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए स्टेप फॉरवर्ड किया है, अपने ऊपर ज़ाती तौर पे मुश्किल डाली है, लेकिन मुल्क के लिए देव कम थ्रू, तो आई एम श्योर इनकी तरफ से भी होगा। इट्स एन एम्बिशियस टारगेट, लेकिन अगर कोई कर सकते हैं तो द रियल वंडर बॉय शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं। रियल वंडर बॉय, क्योंकि उसकी बड़ी बहस चल रही है। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, सर आप दो बड़ी अहम कायमा कमेटियों के मेंबर हैं, फाइनेंस एंड कॉमर्स की, और खुद भी माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप, आपका बैकग्राउंड है, आप पार्लियामेंटेरियन हैं। बताइएगा, पॉलिसी रेट के हवाले से भी अक्सर बात होती है कि इसको सिंगल डिजिट में आना चाहिए। अक्सर से हम 22% से 10.5 पर आए हैं। आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए इसको रखा गया है या इस पे भी मार्जिन है? जैसे अभी आरिफ हबीब साहब कहते हैं कि व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपए कम किए गए हैं, एक्सपोर्ट्स फाइनेंसिंग 3.5 से 4.5 कर दी गई है। पॉलिसी रेट के हवाले से आपकी क्या राय है और आप लोगों की कायमा कमेटी की क्या सजेशंस है, और आज के इन ऐलानात को आप किस नजर से देखते हैं बेग साहब? देखिए, मुस्बत अंदाज में शुरू करते हैं। आज के इकदाम हिस्टोरिक है, तारीखी है जी। टाइम जो है बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश है। आज ये हमारी वो डिमांड थी जो हम 100 टीवी के इंटरव्यूज में जाके बार बार कहते थे, और वज़ीर आज़म साहब दूसरी जगह भी जब ये बात होती थी कि स्पोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही, वज़ीर आज़म साहब दूसरी जगह भी जब ये बात होती थी कि स्पोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही, स्टैग्नेंट है, क्या बात है भाई, क्या वजह है? हाँ, अमेरिका का रेसिप्रोकल टैरिफ 19% हमें दिया जो दूसरे ममालिक से कम है, फिर भी हम सके। तो बाद में हम यही कहते थे उनसे, सर 3 चीजें हमारी बेड़ियां पैर में, इसको खोल दें हम दौड़ते हुए जाएंगे। पहली चीज थी पावर रेट, जो उन्होंने आज 4 रुपए 4 पैसे कम कर दिया। ये क्रॉस सब्सिडी थी जो इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पर लगाई थी, और इसका बेनिफिट सब्सिडी देते थे रेसिडेंशियल कंज्यूमर को। ये फेल मॉडल है, महंगा करके दूसरे सेक्टर को सस्ता कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये बात समझ में आई, क्रॉस सब्सिडी की मद में 74 अरब रुपए तकरीबन इंडस्ट्री पे बोझ था जो वो पास ऑन कर रहे थे हम रेसिडेंशियल कंज्यूमर को। तो अब मेरे ख्याल से रेसिडेंशियल कंज्यूमर को हुकूमत खुद देगी, हमारे से ही हट गया है, और 4 रुपए 4 पैसे कम हुए। उसके बाद एक्सपोर्ट रिफाइनेंस में 2 इशू थे। एक, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस का जो क्वांटम था वो अब बढ़ाया है और 1000 अरब पे रख दिया 1 ट्रिलियन पे, और उसके बाद उसमें 3% मार्केट में कमी की है, क्योंकि हमारी दूसरा मसला था फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा थी। 3% फाइनेंशियल कॉस्ट कम करने से हमारी पैदावारी लागत में बहुत वाज़े फर्क होगा। फिर हमें बाहर ट्रैवल करते वक्त वीजे नहीं मिलते थे, अमूमन तकालीफ हो जाती थी आजकल के ज़माने में। अच्छा। नए कोड ऑफ कंडक्ट्स आ गए हैं। ये ब्लू पासपोर्ट जो सीधा एक्सपोर्टर को और बिजनेसमैनों को दिया है, ये इसलिए कि वो ट्रैवल के लिए जा सके। 120 ममालिक में अपॉन अराइवल वीजा इस ब्लू पासपोर्ट जिसको हम ऑफिशियल कहते हैं, हमें तो ये मिला एज ए पार्लियामेंटेरियन, बट एक्सपोर्टर्स को मिला है एक्सपोर्ट कारकर्दगी करने की वजह से। और वो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि जब कोई बायर आपको कहता है आ जाओ डील करने, तो आप बैग लेके आप जा सकते हैं, आपके पास वो पासपोर्ट है जो 120 ममालिक में आपको अपॉन अराइवल वीजा देगा। तो ये भी एक बहुत ही खुशाइन बात थी। व्हीलिंग चार्जेस का बड़ा मसला था। व्हीलिंग क्या होती है? ये एक जगह से बिजली को ट्रांसमिट करना दूसरी जगह। प्राइवेट सेक्टर में जो बिजली इजाफी होती थी उसको ट्रांसमिट करना था नेशनल ग्रिड के थ्रू, तो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा थे, वो बारे में नहीं आता था। दुनिया में तो व्हीलिंग चार्जेस 1-1, 2-2, 3-3 रुपए होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज 9 रुपए की कमी की है। और अब कितने हो गए वैसे 9 रुपए की कमी से? अब क्या हो गए व्हीलिंग चार्जेस? तो ये 4 चीजें जो हुई हैं,
नहीं, 9 रुपए की एग्जिस्टिंग टैरिफ था जो ठीक है, चले मैं दोबारा आप पे आता हूं। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, राब्ता आपसे मुनक़ता हो गया। डॉक्टर फारूक साहब बताइएगा सर। चले मिर्जा साहब बताइएगा, पहले मुकम्मल कर लीजिएगा अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ हमारी टेक्सटाइल की कैपेसिटी 30 to 40% आइडियल थी, क्योंकि हमारे ऑर्डर नहीं पूरे मिल रहे थे, हमारी यूटिलाइजेशन नहीं था कैपेसिटी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं समझता हूँ आप ये 30-40% आप कैपेसिटी ऑप्टिमम इस्तेमाल करके हम एक्सपोर्ट करेंगे। हाथ मिला रहे हैं, अमेरिका ने हमें रेसिप्रोकल सस्ता टैरिफ दिया है सर। हाँ, हमें यूरोपियन यूनियन से इंडिया के साथ जो पैक्ट हुआ वो एक हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन अभी जो रेट कम करें वजीर आजम साहब ने, पैदावारी लागत जो कम हो गई है, मैं नहीं समझता कि अब हमें कोई इतनी सख्त मुश्किल होगी। ओके, डॉक्टर फारूक साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले दिनों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो कह रहे थे कि हमारे जो हालात हैं उसमें तब बेहतरी आएगी जब हुकूमत की जानिब से साजगार माहौल बनाया जाएगा, कोई अमली इक़दामात उठाए जाएंगे ताकि एक इम्पिटस मिले और हमारी जो इंडस्ट्री है दोबारा अपनी पाँव पे खड़ी हो, टेक्सटाइल यूनिट्स दोबारा से रवां दवां हो। आप क्या कहते हैं डॉक्टर फारूक साहब? आप तो बड़े डॉक्यूमेंटेड किस्म के आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ बताइएगा। अब डिफॉल्ट से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं, बल्कि बहुत दूर चले गए हैं, अब बहाली और ग्रोथ की बात हो रही है। आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे सारी सूरत हाल को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से? डॉक्टर साहब देखिए, सनअती शोबा जो था, खासतौर पे जो एक्सपोर्टर्स थे, उनके 3 बड़े मुतालबात थे, जिसमें बिजली थी, सूद की शरह थी और टैक्स का रेट। 3 में से 2 का जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, जिसमें बिजली का रेट आपने बताया कि 4 रुपए 4 पैसे, सूद की शरह एक्सपोर्टर्स के लिए कम की गई। अब देखिए, 3 बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, सीमेंट है, स्टील है, तकरीबन 20 से 25% इनकी जो पैदावारी लागत है वो बिजली की होती है। अगर 4 रुपए और 4 पैसे बिजली का रेट कम कर दिया जाता है तो आप समझिए इनकी पैदावारी लागत जो है वो तकरीबन 5 से 8% कम हो जाएगी। 5 से 8%। इस पैदावारी लागत के नतीजे में ये ख्वाब देख लेना कि 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो वो ख्वाब ही है। सिर्फ 5 या 8% पैदावारी लागत कम होने से एक्सपोर्ट जो है वो कहीं खातर खा उसमें कोई इजाफा आने वाला नहीं। अच्छा, एक बहुत बड़ी जो मिसिंग एलिमेंट है इसके अंदर मैंने देखा, वो ये है कि 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट का मतलब है तकरीबन 180 या 185 अरब रुपए की यहाँ पे क्रॉस सब्सिडी कहा जा रहा है या छूट कह दें। अगर सनती शोबे को ये 180 रुपए की छूट मिल रही है तो ये 180 अरब रुपए का बोझ किसके ऊपर डाला जाएगा? देखिए, हुकूमत तो अब्जॉर्ब करने वाली नहीं है। ये सनती शोबे से उठ के ये बोझ कहीं ना कहीं पड़ना है, और अगर ये बोझ जो है ये घरेलू सार्फिन पे पड़ रहा है तो फिर तो खुदाया बहुत ही बुरा होगा। और ये मैं उस बेसिस पे कह रहा हूं कि हुकूमत की अपनी एक अभी रिपोर्ट आई है जिसको कहते हैं हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे। उसमें वो ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ के करीब घरेलू खानदान हाउस होल्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनकी औसतन आमदन 82,000 रुपए की है, और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं, यानी कि कम अज कम जो इनकम चाहिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए, आसानी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, वो तकरीबन 1,05,000 रुपए है। तो वहां पे कहीं आपको एक खला नजर आता है 22-23 हजार रुपया महीने का, और वो फिर खानदान पाकिस्तान में जो रह रहे हैं वो उसको पुर करते हैं बच्चों को स्कूल से निकाल के, और चाइल्ड लेबर जो है वो बढ़ जाती है। तो आप सोचिए कि ये बिजली का बोझ जो घरेलू खानदान के ऊपर पड़ता है उससे नताइज क्या निकलते हैं। उससे चाइल्ड लेबर बढ़ रही है, जो पाकिस्तानी खानदान है वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं, वो बिजली का बिल देने के लिए अपना जो मटन का खर्चा है, गोश्त का खर्चा है, फ्रूट के ऊपर खर्चा है, वो कम कर रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो मीट के ऊपर खर्चा हो रहा है औसतन पाकिस्तानी खानदान पे, वो महीने का एक शख्स को 50 ग्राम मटन का गोश्त मिलता है, यानी कि एक बोटी समझ लीजिए महीने की, और 110 ग्राम जो है वो बीफ, यानी कि आप 2 बोटियां समझ लीजिए महीने की एक शख्स को मिल रही। तो हम अपने बच्चों को गंदुम और प्याज खिला रहे हैं, जिसके नतीजे में वो स्टंटेड बॉडीज हैं, और जिसके नतीजे में आप समझिए कि जिसको कहते हैं इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी, यानी कि नस्ल दर नस्ल जो है वो गुर्बत के शिकार हो जाएंगे।
और ये इसका जो रूट कॉज है वो बिजली और गैस के बिल आ रहे हैं। ठीक। तो अब मैं देख रहा हूँ कि अगर ये 185 अरब रुपया आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बोझ कम कर दिया तो ये बोझ किसके ऊपर पड़ रहा? बहुत अहम नुकता है सर, इसका मैं जवाब लूंगा समर साहबा आपसे, लेकिन मैं चाहूंगा आरिफ हबीब साहब पे जरा इस हवाले से जो आपने हैंड होल्डिंग की बात की थी। आरिफ हबीब साहब सर क्या कहेंगे अगर इस पे भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें? जो 180 अरब रुपए या 185 अरब रुपए की सब्सिडी है, जाहिर बात है उसको कहीं ना कहीं तो उसको उस बोझ ने जाकर पड़ना है। आपकी क्या सर असेसमेंट है? और गौर एजाज साहब की पोस्ट की बात कर रही थी समर बिलोर साहबा, आप समझते हैं कि इससे हैंड होल्डिंग से जो है हमारी जो इंडस्ट्री मुतलाशी है वो हैंड होल्डिंग हो गई है या मजीद इकदामात? मैंने वो पॉलिसी रेट की बात की थी, आप समझते हैं पॉलिसी रेट में मजीद कमी आनी चाहिए या जो इस वक्त इसकी मौजूदा फिगर है ये मुनासिब है? आरिफ साहब। आई थिंक बिल्कुल ये पॉलिसी रेट में कमी आनी चाहिए, ठीक। और तेजी से कमी आनी चाहिए, और इसका जो है वो गुंजाइश उसकी मौजूद है, क्योंकि हम जो इन्फ्लेशन है वो 5% के लगभग चल रहा है, और वहाँ इसी के लगभग ऐसा रहता हुआ नजर आता है। तो ये जो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.5% होना इज वेरी हाई। ये 2-3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो पॉलिसी रेट है ये जितना जल्दी हो सके इसको 8% पे ले आना चाहिए, और ये 8% पे जो है और ये जितने भी हमारे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उन सब में इंटरेस्ट रेट जो है वो 8 और इसके आसपास और नीचे हैं। ठीक। तो हमें जल्द से जल्द इसको नीचे लाना चाहिए, और उसकी वजह से गवर्नमेंट खुद भी बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि सबसे बड़ा बोर तो गवर्नमेंट होता है। तो इससे जो है वो जब कॉस्ट नीचे आएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा होगा, फिर इजाफा होगा तो फिर टैक्सेस भी जो है वो जो है वो बढ़ेंगे। जहाँ तक ये 180 अरब का बोझ है कि वो कहाँ डाल रहे हैं, आई थिंक जब तक कि जो है वो उसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन न मिले उस वक्त तक उसको कमेंट करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा। और ये क्या कोई सेविंग्स हुई हैं उनको, उसकी वजह से ये चीज़ जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बढ़ती है तब भी कॉस्ट जो है में कमी वाक़ होती है, और फिर हमारी जो बहुत सारे जो IPPs हैं उनकी लोन की रीपेमेंट्स हो रही होती हैं, तो लोन की रीपेमेंट भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो रही होती है, तो उसका भी जो टैरिफ पर लोन का बोझ है वो जब कम होता है तो उससे भी जो है वो कमी कॉस्ट में कमी वाक़ होती है। तो अब ये पॉसिबल एक तो जो है वो सिनेरियो ये है जो है फरूख साहब बता रहे हैं, और दूसरा सिनेरियो ये है कि ओवरऑल उसमें कॉस्ट में जो है वो कमी आई हो, और वो कमी सिर्फ उन्होंने सारी कमी इस इंडस्ट्री को जो है वो बेनिफिट देने के लिए या इंडस्ट्री पे जो बोझ क्रॉस सब्सिडी का था वो खत्म करने के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया हो। तो आई थिंक ये जो दूसरा सिनेरियो है अगर वो है तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना नाजायज नहीं है, क्योंकि हमको ये ज़रूरत इस बात की है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएं, रोज़गार के मौके पैदा हों, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, क्योंकि हमारे डॉलर्स की जो है वो शॉर्टेज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पॉलिसी मेकर से मांगनी चाहिए, फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे इसको कमेंट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। समर साहब आप इस पे कुछ ऐड करना चाहिए? आरिफ हबीब साहब ने कहा कि इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। एहतिमाल है, खदशा है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को कि ये जो चार्जेस कम हुए हैं 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट, इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स यानी मुझ पे या फ़ारूक साहब अपना या आप पर भी, लेकिन आप पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन आप लोग भी बिल देते हैं, ज़ाहिर बात है उन पे पार्लियामेंटेरियन है तो इसका क्या मतलब है? बिल हम नहीं देते। मेरा मकसद है उनको ये है कि ये पैसे कहाँ से पूरे किए जाएंगे। देखें एक जेन्युइन कंसर्न है उनका। आई डोंट थिंक आई एम प्रीटी श्योर जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, जो उनकी वो है और जो उन्होंने मेस इनहेरिट किया था, उस मेस को वो स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से समेट रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत क्रेडिबल बात है, क्रेडिट की बात है। और ये भी हुकूमत के अंदर ये एहसास है कि अब वक्त ये आ गया है कि इकोनॉमिक जो हम गेन्स करें, और हमारे अगर आप इकोनॉमिक रीडिंग्स देखें
तो वो मार्कर्स सारे इंप्रूव हो रहे हैं और काफी मार्केटली इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी इकोनॉमी में अभी स्टार्ट हुआ है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट को तेज भी होना है, और देखिए जब अवाम खुशहाल होगी तो वो पता लगेगा उनकी रिएक्शन से, उनके सुकून से, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ से। जैसे आरिफ हबीब साहब ने कहा कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स फ्लरिश करेंगे तो इसमें रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो हमारी मार्केट्स भी फ्लरिश करेंगी, हमारे घरेलू सार्फिन भी फ्लरिश करेंगे। तो आई थिंक हम सबका एक बैलेंस लेके जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन में ये भी है कि ही वांट्स टू पुल अस आउट ऑफ द IMF प्रोग्राम आल्सो। वो पाकिस्तान की पांव में जो बेड़ियां हैं IMF की, और हम बेकदरी से नहीं देखते, उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम में मुल्क को सहारा भी दिया, लेकिन अब मुल्क में उससे निकलने हैं, जाते हैं ना उनके हम अपनी मजबूरी के तहत जाते मतलब हैं, उनकी तो जबरदस्ती नहीं थी, हम खुद से जाते हैं उनके अब पास। हमने उस चीज से भी निकलना है, और निकलने के लिए ये एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी ही एक बाहर रास्ता है। लेकिन वो कहते हैं ये $100 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है, डॉक्टर फारूक साहब ये भी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। देखिए जब हम अपने आप को एम्बिशियस टारगेट देंगे, वी विल वर्क टुवर्ड्स दैट। ऐसे हम हवाई टारगेट नहीं दे रहे कि हम बस एक फिगर दे दें और वो कर ले। हमने देखिए 2 लोगों से कम्पीट करना है, हमने EO की मार्केट से भी कम्पीट करना है, डील हो गए इंडिया के साथ भी कम्पीट करना है। तो हमारे पास हमारा टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन हम बहुत पुरज़म है कि हम इसको कर लेंगे। बहुत जो हमने बुरा वक्त है वो गुजार लिया, और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि मामलात बहुत तेजी से अच्छी तरफ जाएंगे, गिवन दैट कि थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे भी कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। हाँ, वो उसकी भी बॉल जो है बहुत से ताकिदीन कहते हैं आपकी कोर्ट में है। बारकेब इख्तियार बेग साहब, सर क्या कहेंगे? आपने समर बिलोर साहबा, आरिफ हबीब साहब और डॉक्टर फारूक साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने स्टैंडिंग कमेटीज में आप लोग मौजूद होते हैं, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इकोनॉमिक टर्न अराउंड की बातें हो रही हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया था वजीर आजम ने जी हबीब साहब ने, और उन्होंने कहा गुजर गया नेक्स्ट 3 इयर्स में हम $60 बिलियन का एक्सपोर्ट लेंगे। फिर उन्होंने कहा था एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कमाना, जो हमेशा से कहते आए और करना भी चाहिए, लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आता था कि ये किस तरह हो जाएगा। क्योंकि हमारी कास्ट जो थी वो मुकाबलती हरीफों से बहुत ज्यादा थी, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में। आज मुझे यकीन हुआ है कि हम उड़ान पाकिस्तान का टारगेट भी 60 बिलियन का जो है नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स इंशाल्लाह हासिल कर सकेंगे। और जो एक सही मॉडल चुना है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ जो है वो एक्सपोर्ट के बुनियाद पर हो, सर्विस या दूसरी चीजों की बुनियाद पे ना हो। एक्सपोर्ट जो है वो रिलायबल है और वो सस्टेनेबल है। तो आज मैं कह रहा हूँ राइस की, IT की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे पाकिस्तान के इन सेक्टर्स में वॉकओवर होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो रही है, और साथ साथ हमने जो सिंगल डिजिट मार्कअप का था वो उस पर मैं जवाब दे दूं कि गवर्नर साहब से बातचीत भी हुई थी और वो आए भी थे कमेटियों में। जी। तो हमने कहा अब तो आपका 5 से 7% इन्फ्लेशन मैक्सिमम आने वाले साल के लिए आपने टारगेट रखा है, तो इसको आप सिंगल डिजिट करें, जहां से लेके गए थे 22% पे, बीच में ना छोड़े। ये 11 पे है, 10.5 पे नहीं, 10 पे आप लेके गए थे, ये सिंगल डिजिट था। सही है ना? जी, इसको यहां से लेके जाएं, तो उन्होंने वादा किया, लेकिन वो प्रिकॉशनरी उन्होंने एक जगह रखी है कि शायद तेल की कीमतें बढ़े, शायद ईरान और अमेरिका की कशीदगी। अगेन ही इज टू गो फॉर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, उनको दोबारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाना ना पड़े। लेकिन मैं बड़ा खुशाइन देख रहा हूं आने वाले वक्त को इंशाल्लाह। अब हमारे पैर की जो बेड़ियां थी वो आज खुल गई हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो तमाम हदायत हासिल करें जी। जो हुकूमत ने। डॉक्टर फारूक साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, इक्तिसादी सफारतकारी की भी वजीर आजम साहब बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर नए एवेन्यूज खोले हैं। आपको सर वो इक्तिसादी सफारतकारी के समरात नजर आ रहे हैं डॉक्टर फारूक साहब? देखिए, 2 चीजें हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान के पास बेतहाशा वसाइल हैं और उनकी निशानदेही भी कर दी गई जी। दूसरी मुल्क के बॉर्डर्स के बाहर बहुत सारे इंटरेस्टेड बैरूनी सरमायाकार हैं जो उन वसाइल के अंदर सरमाया भी लगाना चाहते हैं।
सवाल ये उठ रहा है कि वसाइल भी मौजूद हैं, मुल्क के बॉर्डर के बाहर इंटरेस्ट भी मौजूद है, लेकिन डॉलर्स एक्चुअली मूव नहीं कर रहे हैं। वो जो सरमाया मुल्क के बॉर्डर के बाहर पड़ा है, वसाइल और इंटरेस्ट के बावजूद वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहा है। तो ये असल सवाल होता है कि इसकी वजह क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। आरिफ हबीब साहब, सर कुछ आप इस हवाले से रोशनी डालेंगे? वैसे आपको भी हम बाज़ाब्ता तौर पे भी प्रोग्राम सचते के प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद देते हैं। कल आपने PIA की जो है वो कमान संभाल ली है और आई होप कि वो एक सक्सेस स्टोरी होगी। डॉलर क्यों नहीं आ रहे सर? जो डॉक्टर फारूक सलीम साहब का नुक्ता है कि सफारतकारी तो नताइज तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका टेंजिबल आउटकम जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों ने कर दी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो उस तरह क्यों कर नहीं आ रही अब तक? आरिफ साहब देखिए, अभी इसमें जो है जो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सिनेरियो होने की वजह से जो है वो नई इंडस्ट्री की गुंजाइश नहीं बन रही, और पर्टिकुलरली वो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं वो अंडर कैपेसिटी जो है वो चल रहे हैं। उनकी जो कैपेसिटीज लगी हुई हैं उसकी यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो रही है। तो ये तमाम जो सेक्टर्स हैं, बड़े सेक्टर बशमूल टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, केबल्स, टाइल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ग्लास वगैरह, वो सब में वो उनकी कैपेसिटीज अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो पहले तो जो है वो हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, ग्रोथ बढ़े, तो उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो फुल अचीव हो। जब वो अचीव होगी तो फिर नई इन्वेस्टमेंट का केस बनेगा। जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं दूसरे एरियाज में भी, चूंकि हाई टैक्स रेट होना, हाई इंटरेस्ट रेट होना, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना, ये हमारी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को इनकॉम्पिटिटिव बनाता है। तो ये जब तक हम इन सब चीज़ों को रेशनलाइज नहीं करेंगे तो नई इन्वेस्टमेंट और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली डॉलर्स की सूरत में जो है वो जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। बट एक बात तो ये है कि चले हमारी जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट कम से कम हम मेंटेन कर रहे हैं या बहुत ही मार्जिनल से उसमें इंक्रीज आ रही है। तो उसमें ये जो इकदाम अभी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट बहुत जो है वो स्लो कर रही है, लेकिन वो कर रही है तो इसलिए हम अप्रिशिएट भी कर लेते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में आप जाए। चूँकि ये व्हीलिंग है, ये व्हीलिंग अभी भी इस प्राइस पे वायबल नहीं है, ये इसको 6-7 रुपए होना चाहिए, तब जाके ये इसका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो लेकिन एक अच्छी खुशहाल बात यह है कि हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रेमिटेंसेस जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी इंप्रेसिवली बढ़ रहे हैं। इस साल मुझे लगता है कि 41-42 बिलियन डॉलर्स को टच कर जाएंगे। और हमारे यहाँ जो पिछले दिनों जरा रोजगार के मौकों की डिफिकल्ट सिचुएशन थी, तो बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तानी बाहर चले गए। वो बाहर चले गए तो फिर उनकी रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बढ़ रही है। रुपया स्टेबल है तो उसकी वजह से जो लोग जो है वो डॉलर्स वगैरह बाहर भेज देते थे उसमें कमी आई है। तो उसकी वजह से भी बैंकिंग चैनल से रेमिटेंसेस जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो इस वक्त हमें जो सहारा दे रहे हैं वो रेमिटेंसेस दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट्स ही है। तो एक्सपोर्ट्स का फरोग जो है वो बहुत क्रिटिकल है। एंड आई बिलीव कि ये IMF के साथ जो इनकी इंगेजमेंट है, अब वो ये कहते हैं कि भाई हमने आपकी तमाम कंडीशनलिटीज़ को मीट भी किया है, कंप्लाई भी किया है, तो अब IMF के साथ उनकी इंगेजमेंट है कि आप इन चीज़ों में कुछ रिलैक्सेशन दें, पर्टिकुलरली जो टैक्सेशन के जो मेजर में गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, सुपर टैक्स, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और GST वगैरह को हम कम करते हैं तो 1.3 ट्रिलियन रुपीस की हमें कॉस्ट आती है। तो अगर जो है वो प्राइमरी सरप्लस जो इस वक्त 2.6% का टारगेट है, माफ कीजिएगा, उसको अगर 1% पे ले आए तो ये गुंजाइश बन जाती है। तो इस पे आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो IMF के साथ इंगेज है और उम्मीद करनी चाहिए कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स
जो है जल्द सामने आएंगे। चलें, इसी हम होपफुल नोट पे अपने सेगमेंट को यहाँ क्लोज करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया समरहान बिलोर साहबा, आरिफ हबीब साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब और मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, अहम मामलात हैं जहाँ पर सियासत, उमूर ख़ारजा के इशूज़ हैं, एक आम आदमी की जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो उसकी मईशत से जुड़े हुए हैं। अगर ओवरऑल तस्वीर उसकी मुस्बत है तो ये हम इस उम्मीद पे जो है वो इस सेगमेंट को क्लोज़ करेंगे कि एक आम आदमी तक भी इसके समरात मिलेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं नए मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहिए। काबिज भारतीय हुक्काम ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर और डोडा इजला में कश्मीरियों की मजीद जायदादों को जब्त कर लिया है। मोदी हुकूमत कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की सजा देने के लिए उनकी जायदादों को जब्त कर रही है। भारतीय हुकूमत एक घिनौनी साजिश के तहत कश्मीरियों को उनकी जायदादों और नौकरियों से महरूम कर रही है। जायदादों की गैर कानूनी जब्ती मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब बदलने के मोदी हुकूमत के भयानक मंसूबे का हिस्सा है। कश्मीरी अवाम को मोदी हुकूमत के मजालिम से बचाने के लिए आलमी बरादरी को अमली इक़दामात करना होंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। बुलंद बाला पहाड़, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक, सब्ज़ाज़ार शजर, सहरा से समुंदर तक, कराची से खुंजराब तक, हर खित्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी पाई जाती है, इसका एंड रिजल्ट क्या नज़र आ रहा है। आज तो जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मुज़ाकरात को एक मौका और देंगे, और हम देख रहे हैं कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो तुर्की में मौजूद हैं और तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दवान से उनकी मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान के लिए इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पशेकियान साहब से। मुझे ज्वाइन किया है इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग आवर शो। और मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अहमद मंसूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जनरल ज़ाहिद साहब, टू स्टार्ट विद, सर ये हमने देखा लास्ट ईयर जून में अमेरिका की जानिब से हमला भी किया गया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, ईरान इसराइल वॉर हुई, अब दोबारा से जो जंग के बादल है वो मंडला रहे हैं। आपका क्या एनालिसिस है कि क्या पॉसिबल मूव हो सकती है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से, क्योंकि कभी वो कहते हैं कि अमेरिकी बैरी बेड़ा बड़ी तेज़ी से जा रहा है और एक क्रशिंग ब्लो देगा, और आज वो कह रहे थे कि वो मुज़ाकरात को एक और चांस दे रहे हैं। सर जी, थैंक यू वेरी मच अनवार साहब फॉर हैविंग मी, और मंसूर साहब को भी मेरा बहुत सलाम। क्रिटिकल सिचुएशन है जी, मैं इसको समझता हूँ कि ये कंटिन्यूटी समझे। जो 12 डेज वॉर हुई अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, उसी की कंटिन्यूटी है जी। और ये जो बैरी बेड़ा भेजा जा रहा है, आर्मडा गया है, अराउंड 10 शिप्स हैं, डिफरेंट फिर लोकेशंस है, अराउंड 19 लोकेशंस पे इनके एसेट्स बैठे हुए हैं। ये मिलिट्री पोस्चरिंग तो कर दी है जी अमेरिका ने। तो किसी भी डायलॉग को एक मिलिट्री पोस्चरिंग की सपोर्ट दी जाती है टू हैव अ बेटर टेबल और बेटर नेगोशिएशंस। ऑफ कोर्स इसलिए मैं इसको कंटिन्यूटी ऑफ
वॉर कहता हूँ 12 डेज वॉर को, कि वो अभी जो इजरायली एप्लीकेशन थी या जो अमेरिकन एप्लीकेशन थी, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव था, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, वो तो अचीव नहीं हुआ। ठीक है, पॉलिसी कैप्चुलेशन अब इन्होंने करवानी है न्यूक्लियर के ऊपर, और खास तौर पे जो थ्रेट है मिसाइल्स का जी, क्योंकि यही वो एसेट है, जो लीड एसेट है, जो ईरान के पास अवेलेबल है, जिससे वो अमेरिकन इंटरेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन द रीजन जहां पे मौजूद है, और इजराइल तो डायरेक्ट फिर ईरान के निशाने पर आ जाता है जी। और इस मिलिट्री पोस्चरिंग का मकसद ही ये है, इस मिलिट्री कोर्जन का मकसद ही ये है कि पॉलिसी कैप्चुलेशन पे ईरान को अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, मिसाइल की जो पॉलिसी है, या उनकी जो स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स को जो बकौल अमेरिका के और इजराइल के सपोर्ट हासिल है, उससे वो रिग्रेस करे। एंड मे बी पॉलिटिकल अगर ऑब्जेक्टिव्स में वो रजीम चेंज भी उन्होंने डाल ली है, तो उसके लिए तो एक मिलिट्री पोजीशन उनको पहले अपनानी पड़ेगी, वही उन्होंने अडॉप्ट किया है। सिचुएशन इज वेरी वेरी डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस। विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन व्हाइट हाउस, एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड। एनीथिंग एक्सपेक्टेड। आप किस ख्याल में वेनेजुएला टाइप रिजीम चेंज पॉसिबल है, गिवन द इरानियन जो उनकी एक रूलिंग पार्टी की जो हायरार्की है, या जो उनकी सोसाइटी है, और जो ग्रिप है आयतुल्ला खामेनेई साहब की, उसके होते हुए? वेनेजुएला वाला ऑपरेशन तो इट्स नॉट पॉसिबल, और ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पे 20 मिलियन तो रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड लोग हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर, इट्स नॉट दैट इजी। और यहाँ का हायरार्की भी बन जाएगी अगर वो फर्ज करे कोई इस तरह के और उनको पॉलिटिकल टारगेट करते हैं, एंड देन रिस्पांस विल बी डिफरेंट। तो फिर तो रिस्पांस किसी और डोमेन में भी जाएगा जी, फिर सख्त रिस्पांस जाएगा। देखिए ना, इट्स अ ह्यूज नंबर, जो मैं 18-20 मिलियन फॉलोअर्स, इसीलिए तो आज देखा आपने ईयू ने जो है वो उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक और भी कल अगर कासस बुलाए या रीजन फॉर वॉर बनाना हो आपने, तो आप कहेंगे जी हम तो वी आर टेकिंग आउट रेवोल्यूशनरी गार्ड, और आप अपने मिलिट्री ऑपरेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। बट जितना ये लंबा और प्रोलॉन्ग मिलिट्री ऑपरेशन अगर फर्ज करे करते, अल्लाह ना करे ऐसा हो, बिकॉज दैट विल चेंज द एंटायर सिचुएशन। रीजन की डायनामिक्स को तो चेंज करेगा, ये वर्ल्ड की डायनामिक्स को भी चेंज करेगा, वर्ल्ड की डायनामिक्स को भी ये चेंज करेगी। ठीक है, मैं अहमद मंसूर साहब आपके पास आऊंगा। सर, पाकिस्तान के लिए क्या है, कितनी स्टेक्स इन्वॉल्व हैं? स्टेबल ईरान कितना क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए? देखें, ये पाकिस्तान के लिए भी और इस पूरे रीजन के तमाम ममालिक के लिए ये बहुत अहम है कि ईरान में वो क्योस और वो एक जो अनगवर्नड एक कंट्री की सिचुएशन है वो यहाँ डेवलप ना हो। ईरान, आप उसको अफगानिस्तान बनता अगर देख लें, ये तो बहुत ही डरावना ख्वाब होगा पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे कोई एक बॉर्डर पे कि वहाँ पे हुकूमत ना हो। और अमेरिका सवाए ईरान की लीडरशिप को टारगेट करने के वहाँ पे ऐसी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है कि वहाँ पे आके वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड और कब्जा करने और सारा अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर ले। कोई इतना आसान नहीं है, ताकतवर है और वो ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है, फौजी लिहाज से शिकस्त दे सकता है। लेकिन जो बाकी मकासद क्या हैं, वो अगर सिर्फ यही है कि आके आपने इस पूरे अदम इस्तेहकाम फैलाना है, तो इस खित्ते के तमाम ममालिक के लिए ये खौफनाक सूरत हाल है। आप देखें, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इसी वजह से मुज़ाकरात की बात हो रही है कि इस मामले का सलूशन हो। यहाँ जो भी हैं, दोनों जो फ्री कैन हैं उनके दरमियान इश्यूज हैं, वो अगर आप कहते हैं कि ईरान एटमी ताकत ना बने, तो उसके लिए ईरान ने एक तो अभी तक कोई दावा भी नहीं किया कि वो बन रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल है ना, वो तो खुलेआम एक फौजी अपनी ताकत बढ़ा रहा है और वो धमकियां। ईरान तो इस तरफ जा ही नहीं रहा, पहले भी था। फिर आप देखें कि पहली मर्तबा ये हुआ है अमेरिका ने इस रीजन में जितने ममालिक पे भी ये अपनी जो कार्रवाइयां की हैं, मगरब की सपोर्ट होती थी उसके पास अनकंडीशनल। इस खित्ते के तमाम ममालिक साथ खड़े होते थे, अभी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं ईयू ने जो है पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दी है। लेकिन साथ ही बरतानिया के जो वजीर आज़म हैं वो कह रहे हैं कि इसमें मुज़ाकरात का रास्ता होना चाहिए। सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है, अमेरिका के अलाइज हैं, यूएई की तरफ से आई है, कतर की तरफ से आई है, तुर्की एक रोल प्ले कर रहा है। ईरान के गालबन नायब वजीर खारजा या वो वजीर खारजा इराकची वहां पे मौजूद हैं। और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बैकडोर रवाबत थे वो अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, देखें, जब इसराइल और ईरान और एक हद तक अमेरिका का भी कन्फ्लिक्ट हुआ पिछला,
उस दौरान भी जो इराकची हैं, जो अमेरिका में सदर ट्रंप के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं, स्टीव विटकॉफ, उनका आपस में राब्ता उस वक्त भी था। ठीक है। तो इसलिए ये इसमें ऑप्शंस अभी भी हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका की जो फौजी ताकत इस खित्ते में और इन समंदरों में, वो इस पूरा जो टेन्योर है पिछला कुछ साल का, उसमें सबसे ज्यादा है। 10 से ज्यादा तबाहकुन, एक उसमें त्यारा बरदार जो उसकी ताकत है अमेरिका की, वो जो जंगी जहाज है USS इब्राहिम लिंकन, वो मौजूद है, और 10 से ज्यादा जो तबाहकुन जंगी जहाज हर तरह की टेक्नोलॉजी से, फिर वो जो जंग के तमाम जो अवामल होते हैं वो वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। उसमें आप साइबर वॉर से लेके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो अमेरिका वहां पे पहुंचा चुका है। तो जनरल ज़ाहिर साहब, इतना जब अमेरिका आगे चला गया तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ पोस्चरिंग तक की बात रहेगी? हम उम्मीद तो यही करते हैं, तवक्को। और दूसरा ये सवाल आपके सामने भी कि पाकिस्तान के स्टेक्स कितने इन्वॉल्व हैं स्टेबल ईरान? जनरल ज़ाहिर साहब। देखिए, पाकिस्तान जो जी सर, अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो स्पिल ओवर इफेक्ट्स तो उसके पाकिस्तान के ऊपर आएंगे जी। अच्छा। और स्फीयर इफेक्ट आए। वॉर के बाद ना रीजन एक नई एनवायरनमेंट में चला जाता है जी। और ऑफ कोर्स हु नोज के जो इजरायली ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर अगला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, क्योंकि इम्प्यूनिटी के साथ उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपनी एप्लीकेशन की। यहाँ अमेरिका के साथ इजराइल को भी हमें उसको अपने माइंड में रखना होगा। बट एज फार एज अमेरिकन प्रेजेंस इस जो आप कह रहे हैं ना कि कितनी पोस्टरिंग आगे आ गया है, हाँ। देखिए अगर पॉलिसी कैप्सुलेशन कर लेते हैं और ईरान के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते तो वो उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है। देखिए, वॉर स्टार्ट तो अमेरिका करेगा, हु विल एंड इट, हाउ इट विल एंड, नोबडी नोज। ईरानियन लीडरशिप का जो हमारे पास इतलात हैं, जो वहां से एक एनालिसिस आता है, दे हैव डिसाइडेड कि खुदा ना खास्ता इफ दे हैव टू गो डाउन, दे विल गो डाउन फाइटिंग। तो वो जी डिपेंड करेगा कि अमेरिकन किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। आया वो अगर फर्ज करें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में, रजीम चेंज में, वो पॉलिटिकल लीडरशिप, आइडियोलॉजिकल लीडरशिप को, देन वी हैव अ सिचुएशन। फिर वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो मिडिल ईस्ट में थोड़े से सबड्यू हो गए या पीछे हो गए, फिर एक नई रूह फूंक दी जाएगी उन नॉन स्टेट एक्टर्स में, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स आएंगे इसके। इट्स नॉट दैट इजी। ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंट नहीं है कि अगले दिन सड़कों पे नॉर्मल लाइफ आ जाएगी। लाइफ फिर पूरे रीजन की डिस्टर्ब होगी। अगर वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ रिस्पॉन्स जाएगा। अगर वो डिप्लोमेटिक लेते हैं या सिविल एरियाज को एंगेज करते हैं तो फिर रिस्पॉन्स भी वैसा ही ईरान का जाएगा। बहरहाल ईरान को इतने जल्दी सबड्यू करना, इट विल नॉट बी वेरी इजी। उनकी इंग्रेस हो चुकी होगी, आई एम श्योर उनकी सोसाइटी के अंदर इंग्रेस होगी, लेकिन अगर रजीम चेंज ऑपरेशन होता है तो आई थिंक उसकी अल्टरनेटिव लाना इतना आसान नहीं है। वो इतनी आइडियल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी नहीं है अमेरिका के लिए कोई इन ऑपरेशंस को फिर आगे ज्यादा देर लेके जा सके। जिस तरीके से वेस्ट बिहेव कर रहा है या उनके रिस्पॉन्सेज अमेरिकन पॉलिसी पे आ रहे हैं, या मिडिल ईस्ट के अंदर भी सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन फिर ये भी कॉन्शियस हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद ग्रेटर इजराइल का शक व शुबहात, इस तरह की डिस्कशंस, इस तरह के रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे। देन वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद सऊदी अरेबिया। वहां पे अगर वॉर बढ़ती है और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वैली, ये लोग भी थ्रेटन अपने आप को फील करते हैं, इसलिए तो देखिए पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश किया कि उनको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में थोड़ा सा शकूक व शुबहात या उनको एसोसिएशन या अमेरिका के साथ का जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था उसका कॉन्फिडेंस उनमें उतना नहीं रहा। तो फिर ये फियर्स और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर पे अरब वर्ल्ड में बढ़ेंगी और एक जॉइंट स्ट्रेटजी की तरफ भी जा सकता है। और फिर रशिया तो इतना नहीं, चाइना को फिर हम इसमें होता देखेंगे किसी ना किसी शेप में, मे बी नॉट इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, लेकिन वो फिर अपना रोल लाएगा। चाइना विल नेवर लाइक अमेरिका मिडिल ईस्ट में आके ईरान जैसी लोकेशन पे आकर बैठ जाए जहां से उसके जो BRI के प्रोजेक्ट्स हैं या जो इकोनॉमिक उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फिर चैलेंज हो जाएंगे। तो आई थिंक ये फिर आग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जो शायद फिर कंट्रोल में किसी के ना रहे, किसी के भी ना रहे। अहमद मसूद, लास्ट वर्ड आप क्या कहेंगे? आपको ये सिचुएशन बॉयल डाउन होते हुए दिखाई दे रही है, और मैं चाहूँगा उस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज ISPR की जानब से बयान आया है कि 41 टेररिस्ट जो इंडियन प्रॉक्सी है, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान, वो आज 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में उनको वासिल जहन्नम किया गया। तो हमें एक तरफ ये वाला चैलेंज है, बलूचिस्तान प्रोविंस है, फिर लंबा ईरान के साथ बॉर्डर है, तो हमारे लिए स्टेक्स जो हैं दे आर क्वाइट हाई।
जी देखें, और इंडिया इसराइल का गठजोड़ भी सबको इल्म है। एग्जैक्टली अनवारुल हसन साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास फिर एक लीडिंग रोल मौजूद है। ये जो एक नई वहाँ पे आप कह लें कि आपस में 8 ममालिक हम एक प्लेटफॉर्म पे भी हैं, आपस में मिल के भी फैसले कर रहे हैं, तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे सिर्फ पाकिस्तान का अकेले का इशू नहीं है, इसमें सबको साथ मिल के बेसिकली तो सदर ट्रंप को और अमेरिका को समझाने की ही ज़रूरत है। जो एक उनका आप एक ताकतवर का एक रोल है इस दुनिया में, वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते और उस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। आप उनसे इस वक्त लड़ के कोई हालात को ठीक नहीं कर सकते, आप उनको समझा के कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ज़रूर ये कोशिश कर रहा होगा। ये जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये पंजगूर है और हरनाई है यहाँ पे, और हालिया ये जितनी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, ये बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस 41 उसमें आप देखें कि ये जो कल्प्रिट थे जिन्होंने कोई 15 दिसंबर का गालबन बताया, जो वो बैंक लूटने वाला भी एक वाकया हुआ सारा, वो भी इसमें शामिल है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के और वहाँ BLA और जो दहशतगर्द ये सारे इनके पीछे हैं और वो ऑन द रन है। तो ये बड़ी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अहमद मंसूर। आपका मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब सर, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज के हमारा शो था, फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच थे के ब्रॉडकास्ट टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान। दुरुस्त हर वक्त।